तो बजट आ चुका है और बजट में सरकार ने आपको दिया है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए मिडिल क्लास, एक बड़ा झटका। मुझे लगता है कि झटका यदि किसी को दिया है तो सिर्फ और सिर्फ इसी मिडिल क्लास को, जो आप और हम हैं। लेकिन अब हमें भी अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब नए रूल्स को फॉलो करते हुए किस तरह से हम अपने टैक्स प्लानिंग करें और हमारे शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को किस तरह से प्लान करें कि हमें मिनिमम टैक्सेशन से हमारा काम चल जाए। तो आइए हम बात करते हैं इसी बारे में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस फाइनेंशियल ईयर की आपकी टैक्स प्लानिंग करके देगा कि आपको नए टैक्सेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको अपने गेम प्लान को बनाना है। तो आइए हम जानते हैं कि अभी लेटेस्ट में अब नए बजट के हिसाब से किस तरह की टैक्सेशन हमारे ऊपर लागू हो रही है। नंबर एक बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 की जगह 12.5% अब हमें देना होगा यदि आपका 1 साल से ज्यादा की होल्डिंग है तो। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां तक कि आईपीओ यदि आप लगाते हैं और अलॉटमेंट बेचते हैं तो वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा, वहां आपको 20% इनकम टैक्स देना होगा। तीसरी बात है बाईबैक ऑफ शेयर, इसमें आपको एज पर इनकम टैक्स स्लैब आपको टैक्सेशन देना होगा, चाहे आप 10 में हो, 20 में हो, 30 में हो। यदि 30 में होगा तो 30% यहां लगेगा यदि आप बाईबैक में देते हैं, जबकि पिछले साल तक ये बाईबैक बिल्कुल फ्री था। चौथा आता है इंट्राडे। इंट्राडे में भी ये आपको बिजनेस इनकम मानी जाती है और बिजनेस इनकम मानने के कारण ये आपको एज पर स्लैब यानी कि जो हाईएस्ट स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स देना होगा, वो ये भी क्लियर है। नाउ फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बिजनेस इनकम मानी जाती है, इस पर भी आपको एज पर स्लैब ही इनकम टैक्स देना होगा। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक इन्वेस्टर है जिसके पास 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर 12.5% के हिसाब से 62,500 रुपए उसको इनकम टैक्स देना होगा। दूसरा है उसको 5 लाख का ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उसका 20% यानी कि 1 लाख रुपए देना होगा। बाईबैक में उसने 1 लाख रुपए अर्न किए तो उसका 30%, मान लेते हैं कि वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आता है, तो 30% के हिसाब से 30,000 रुपए टैक्स देना होगा। इंट्राडे का मतलब कई बार क्या होता है कि आप इंटेंशन तो डिलीवरी लेने का होता है, लेकिन जब आप उसको बेचते हैं तो इंट्राडे में ही आपको प्रॉफिट आ जाता है, तो वो जो प्रॉफिट आएगा तो उस पर आपको हाईएस्ट टैक्स स्लैब यानी कि 30% से टैक्स स्लैब देना होगा, तो 30,000 रुपये टैक्स होगा। बीटीएसटी यदि आप करते हैं तो यहां एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, यदि आप डे 1 को कोई स्टॉक उठाया है तो उसको आपने जब डिलीवरी उठाई तो पूरे महीने तक यदि आप उसको चलाते हैं तो लास्ट डे जब उसकी डिलीवरी छोड़ी तो वो फर्स्ट डे का ट्रांजैक्शन और लास्ट डे जिस दिन डिलीवरी छोड़ी उसका ट्रांजैक्शन, ये जिस भाव में हुआ इसका लॉस प्रॉफिट माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगले इस 20 दिन के पीरियड में जब भी आपने सेम शेयर्स को बेचकर शाम को वापस बाई कर लिया तो वो डिलीवरी नहीं मानकर इंट्राडे ट्रेड माना जाएगा, तो उसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और हाईएस्ट टैक्स स्लैब से लगेगा। अब आपका आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे दोनों लगभग एक ही कैटेगरी में आ गया और इसे हम बिजनेस में मानते हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल में जैसा हमने माना कि इंट्राडे में 1 लाख रुपए, फ्यूचर और ऑप्शन में 2 लाख रुपए का लॉस है, ये हम मानते हैं। तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए, तो बाईबैक में 1 लाख रुपए और इंट्राडे में 1 लाख रुपए और फ्यूचर ऑप्शन में 2 लाख रुपए लॉस है। तो इसमें क्या होगा कि 5 लाख रुपए पर 12.5% यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 62,500 टैक्स लगना है। 5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% यानी कि 1 लाख रुपए टैक्स लगना है। बाईबैक 1 लाख रुपए पर हाईएस्ट टैक्स स्लैब यानी कि 30,000 रुपए लगना है। इंट्राडे पर हाईएस्ट टैक्स स्लैब 30,000 रुपए लगना है। चूंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस है वो 2 लाख रुपए का है, तो ये 2 लाख रुपए का लॉस बिजनेस लॉस मानते हुए इसमें से 1 लाख रुपए आपके इंट्राडे में प्रॉफिट में से सेट ऑफ होके बचा हुआ 1 लाख रुपए आपका लॉस पर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये लॉस एज इट इज रह जाएगा और उस साल में यदि आपके प्रॉफिट नहीं आया तो ये लॉस ही माना जाएगा। इसका मतलब ये लॉस आपकी उस रकम में से निकलेगा जो आप लास्ट ईयर टैक्स देकर तैयार कर चुके हो और लॉस लग गया है तो ये माना जाएगा कि आपका पर्सनल लॉस है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंट्राडे और फ्यूचर और ऑप्शन नेट ऑफ हो जाएगा और नेट ऑफ होके यदि कोई लॉस होता है तो वो आपको अपनी कैपिटल में से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका कहीं भी सेट ऑफ ऊपर नहीं मिलेगा। तो यहां यदि हम इस प्लान में जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1, 31 मार्च को यदि क्लोजिंग है और आपके पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो आप
अपने उस कैपिटल गेन को सेट ऑफ करने के लिए यदि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक लॉस वाला है उनको बेच देवें। तो यहां आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि आपने 31 मार्च को आपने देखा कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आपके स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो लॉस में है, तो आप उनको बेच दीजिए। बेचकर एक दिन बाद में वापस ले लीजिए या अपने वाइफ के या पेरेंट्स के नाम से वापस ले लीजिए उसी टाइम पर। इससे क्या होगा कि आपकी बुक्स में वो लॉस बुक हो जाएगा, जिसके कारण यदि ये स्टॉक्स आपने अगले साल बेचे तो उस लॉस का सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। यदि इसी साल बेच दिए तो आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि ये शॉर्ट टर्म लॉस आपने बुक कर लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने लॉन्ग टर्म लॉस बुक कर लिया है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। इसीलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म लॉस कभी बुक नहीं करें, उससे पहले ही शॉर्ट टर्म में लॉस बुक करके दूसरे दिन डिलीवरी खरीद कर अगेन उसके लिए तैयार कर लें। और हाँ, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन से सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन में 20% टैक्स की लाइबिलिटी आती है, जबकि लॉन्ग टर्म में 12.5 की आती है। तो सरकार कहती है कि 20 और 12.5 वाला हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यदि किसी फाइनेंशियल में लॉन्ग टर्म लॉस हो गया और शॉर्ट टर्म गेन हो गया तो आपको 20 चुकाना होगा और लॉन्ग टर्म लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना होगा। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कभी भी अपने बुक्स में लॉन्ग टर्म लॉस बुक नहीं करें। यदि कोई स्टॉक में लॉस हो रहा है तो 365 दिन से पहले ही, 364 दिन में, 360 दिन में ही आप उसको बेचकर उसी साल में शॉर्ट टर्म लॉस बुक कर लें और नई डिलीवरी खरीद कर लें। यदि आपको रखना भी है तो आगे काम आता रहेगा। तो ये आपकी प्लानिंग होगी उस केस में जब आपको कैपिटल गेन वाले रिजिम में जाना है। अब इसमें आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 62,500 रुपए, शॉर्ट टर्म 1 लाख रुपए, बाईबैक 1 लाख रुपए, और जो इंट्राडे वाला लॉस है वो फ्यूचर ऑप्शन से सेट ऑफ होकर नेट लॉस 1 लाख रुपए रह जाएगा जो आपकी कैपिटल से जाएगा। तो कुल मिलाकर 1,92,500 रुपए आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा टोटल 10 लाख रुपए की इनकम पर। अब मेरा सजेशन क्या है, इसमें आप दूसरा काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10 लाख रुपए का इन सब चीज़ों में गेन हुआ है, ठीक है। अब आप कहिए कि ये मेरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं है, मैं शेयर बाजार का काम एज ए बिजनेस करता हूं। तो बिजनेस में आपको क्या होगा, 10 लाख रुपए पर यदि आपने टैक्स भरा तो 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, जो 1,92,500 से ज़्यादा है। लेकिन हमें क्या करना है, 10 लाख रुपए को अर्न करने के लिए हमने क्या क्या खर्चा किया। तो सबसे पहले आपको एक ऑफिस की ज़रूरत है। तो आप अपने घर में, जो आपके मम्मी के नाम से हो सकता है, उनको 10,000 रुपये महीना रेंट देना चालू करें, जिससे एक तो मम्मी की इनकम हो जाएगी जो शायद टैक्सेबल नहीं है, तो वो टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी। नंबर दूसरी बात, आपकी इनकम जो 10 लाख रुपए है उसमें से साल भर का 1,20,000 रुपये कम हो जाएगा। दूसरी बात, आपने कंप्यूटर खरीदा है ट्रेडिंग करने के लिए, आपने मोबाइल खरीदा है ट्रेडिंग करने के लिए, यदि आपने दोनों खरीदा है, 2 लाख रुपए का यदि खरीदा है, तो इसका सपोज 15% के हिसाब से यदि हम डेप्रिसिएशन मान लें तो 30,000 रुपये इसमें डेप्रिसिएशन चला जाएगा। तो थर्ड पॉइंट, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस के लिए कार की भी जरूरत होती है। सपोज आपने 10 लाख की कार ली तो उसमें 15% के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये कार ये माना जाता है कि कुछ पर्सनल यूज भी करोगे तो 1/3 उसमें से डिसअलाउ कर देंगे, तो 1 लाख रुपए आप यहाँ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। जब कार रहती है तो कार में पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा। सपोज 10,000 रुपये महीने का पेट्रोल है तो आप 1,20,000 रुपये क्लेम कर सकते हो, उसमें से 33% 1/3 आप डिसअलाउ कर दीजिए, तो बचे हुए लगभग 80,000 रुपये आप यहाँ भी चार्ज कर सकते हो। फिर आपका अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत है। आप अपने पापा को अकाउंटेंट की दर्जा दे दो और 10,000 रुपये महीना उनको अकाउंटेंट का चार्जेस दे दो। हो सकता है पापा की इनकम नहीं हो, उनकी इनकम भी आ जाएगी और इधर आपके मेन बिजनेस इनकम जो शेयर में ट्रेडिंग करना, आईपीओ लगाना, खरीदना, बेचना, ये सब करना है, उन सब में आपको अलाउड एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये टोटल खर्चा हुआ आपके 4,50,000 रुपए। 10 लाख की इनकम थी, 4,50,000 रुपए खर्चा हो गया बिजनेस इनकम में से, तो 5,50,000 रुपए पर 30% हाईएस्ट स्लिप में मान लेता हूं तो 1,65,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जबकि उस तरफ आपको 1,92,500 रुपए टैक्स देना पड़ा। अब हम ये सिचुएशन तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई, लेकिन क्या होता कि यदि ये इनकम 10 लाख की जगह 5 लाख ही होती, तो उस तरफ यानी कि उधर तो
यानी कि जहां आप कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर रहे हो, सारे इनकम को हम 50% कर देते हैं, जो तो क्या होगा कि वो 1,92,500 का 50% यानी कि 96,250 रुपये टैक्स होगा यदि आप कैपिटल गेन वाले स्कीम में जाते हैं। जबकि आप इधर वाली स्कीम में जाते हैं, बिजनेस इनकम की स्कीम में जाते हैं, तो आपके 5 लाख की बिजनेस इनकम है, उसमें से 4.5 लाख रुपए तो ये सब खर्चा निकल ही जाएगा, उसमें से सिर्फ 50,000 रुपये बचेगा और 50,000 रुपये आपको 30% टैक्स देना है, जो लगभग 15,000 के आसपास, 15, 17, 18,000 के आसपास होगा। तो यदि आप इस तरह से करते हैं तो ये एक बेटर टैक्स प्लानिंग हो सकती है। अब इसमें कहेंगे आप कि हो सकता है मेरा इनकम ज्यादा हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिन स्टॉक्स में हुआ है उन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह मान लो, बाकी सबको बिजनेस इनकम मानो। तो उस केस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर सिर्फ 12.5% टैक्स देना होगा, बाकी सब बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब एक और सिचुएशन हो सकती है कि आपको किसी साल में लॉस हो। यदि आपको बिजनेस लॉस है तो वो दूसरे बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, यदि आपके पास बिजनेस लॉस है तो। यदि आपका दूसरा बिजनेस है तो उस बिजनेस के प्रॉफिट से इसको सेट ऑफ होकर नेट लायबिलिटी जीरो आ सकती है। जबकि इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यहां फायदा है, यदि आपका लॉस है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 7 साल के लिए, प्रोवाइडेड कि ये लॉस इंट्राडे में नहीं हो और फ्यूचर ऑप्शन में नहीं हो। यदि इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन है तब तो ये दोनों सिचुएशन सेम हो जाएगी, उसी साल के बिजनेस लॉस में प्रॉफिट में सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये टोटल हो गया। इसमें आप एक काम और कर सकते हो कि आप अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को इंटरेस्ट फ्री पैसा दे दो यदि आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो। क्योंकि आप जॉब में होंगे, बिजनेस में होंगे तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी, लेकिन हो सकता है पेरेंट्स की, मम्मी की या वाइफ की इनकम नहीं हो, तो आप उनको दे दो और मैक्सिमम शेयर्स का काम वहीं करो और उन्हीं की बिजनेस इनकम में इनको डाल दो। और साथ में उनसे आपको ऐसे पर इंटरेस्ट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि विद इन फैमिली मेंबर इंटरेस्ट लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनकी इनकम यदि बढ़ जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रहे हैं और आपके यहाँ टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो आपकी कैपिटल आपके लिए पैसा रिटर्न लेके नहीं आ रही है। यदि आप एफडी भी आपके नाम से कराओगे तो वो रिटर्न लेके आएगी। तो ये तो हो गई आपकी टैक्स प्लानिंग। तो ये जो मैंने टैक्स प्लानिंग बताई है, आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, क्या ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया, हमें रूल फॉलो करते हुए हमें अपना काम करना है। अब हम ये ओवरऑल में एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अब नए रूल्स के हिसाब से जब फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एसटीटी भी बढ़ गई है, लगभग 60% बढ़ चुकी है, हमें क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन तो यह है कि हिस्ट्री ये बताती है कि 90% से ज़्यादा 99% लोग फ्यूचर ऑप्शन में लूज करते हैं। हम सिर्फ आउट ऑफ ग्लैमर ही जीरो हीरो ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं। आप ज़्यादा बेटर है, फ्यूचर ऑप्शन में सरकार भी नहीं चाहती है कि आपको लॉस हो, तो आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करना बंद कर दें। दूसरी बात, क्या इंट्राडे और बीटीएसटी करना है? इंट्राडे भी बंद कर दें, क्योंकि उसमें भी टेक होम आपको लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। ज़्यादा बेटर है कि क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, इसको कहीं और लगाएं। बीटीएसटी यदि आप करते हैं तो वो आप कर सकते हैं सेलेक्टेड स्टॉक्स में, जैसा कि हमारा वीडियो पहले बना हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है हाउ टू डू रियल बीटीएसटी, वैसा नहीं कि आप रोजाना नई डिलीवरी उठा रहे हो और नई डिलीवरी बेच रहे हो, तब तो आपको बीटीएसटी में कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसे में यदि आप रियल बीटीएसटी करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में डाल दूंगा, जिसे आप देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यदि आप कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में करिए। रीजन क्या है कि यदि आप म्यूचुअल फंड आज खरीदते हैं तो उसको बेचने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 1.25 लाख रुपए का गेन हर साल बुक करते रहिए, इसके अलावा म्यूचुअल फंड मत बेचिए। म्यूचुअल फंड कब बेचेंगे? हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल बाद में कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाएगा कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो होगा। ये मैं आपको विश्वास से दिलाता हूं, क्योंकि कभी ना कभी तो बाजार में ऐसा जरूर होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो होगा। और वैसे भी म्यूचुअल फंड क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पर बाई सेल करता है। यदि जो वो बाई सेल वो कर रहा है वो आप अपने पर्सनल डीमेट अकाउंट में करेंगे तो आपके टैक्स लगेगा, लेकिन वो पीछे से कर रहा है, आपको सिर्फ यूनिट मिली हुई है, तो ये आपको बेनिफिट लेना चाहिए कि जितना कम इनएक्टिव जितने रहेंगे उतना आपको फायदा होगा टैक्सेशन में। वो वॉरेन बफेट को यहाँ याद कर लीजिए, इन स्टॉक मार्केट मनी मूव्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इन्वेस्टर। तो आप पैसिव इन्वेस्टर बनिए, जिससे आपके टैक्सेशन की लायबिलिटी नहीं आएगी और आपके बिहाफ पर फंड मैनेजर आपका काम कर रहा है। अब आप बात आती है पीएमएस की। पीएमएस में भी आपके इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी, क्योंकि जो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर पड़ा है, आपको सिर्फ एक ही फायदा होता है पीएमएस में कि सेंस ऑफ ओनरशिप आती है कि मेरे पास एशियन पेंट पड़ा है, मेरे पास रिलायंस पड़ा है, मेरे पास भारतीय एयरटेल पड़ा है, मेरे पास और कोई स्टॉक पड़ा है।
लेकिन इसके अलावा यदि फंड मैनेजर वहां भी बाई सेल करता है तो टैक्स लायबिलिटी आपके पास आती है। तो मुझे लगता है कि इसमें म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट हो गया है। तो क्या आप भी अपने म्यूचुअल फंड को, इन्वेस्टमेंट को रीचेक करना चाहते हैं और ढंग से अलाइन करना चाहते हैं जो टैक्स एफिशिएंट हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि नीचे लिंक दिया हुआ है जिसमें आप हमारे टीम को कनेक्ट करके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर कर लें या हमारे साथ बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे टैक्स एफिशिएंट तरीके से हम आपका प्लान करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म आपके गोल तक ले जाए। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, सब जगह नुकसान हुआ है लेकिन एक जगह जरूर फायदा भी दिया है गवर्नमेंट ने, हमें बस उसी फायदों को यूज करना है। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, जैसे फंड ऑफ फंड, ये ऐसी कैटेगरी होगी जो आपको अभी तक 33% टैक्स में ले जाती थी। आफ्टर दिस प्रोविजन यदि आप 2 साल से ज्यादा इसको होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ 12.5% देना होगा। तो आप क्यों ना इस तरह का म्यूचुअल फंड लें जहां आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, डेट में इन्वेस्टर है, एफडी वाले इन्वेस्टर हैं, लेकिन टैक्सेशन से परेशान है, तो आप इस कैटेगरी में जा सकते हैं जहां आपको कम टैक्स लायबिलिटी आएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 साल बाद में 12.5% आएगी। डिटेल के लिए आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल सेंटर का नंबर नीचे दिया हुआ है और साथ में एक फॉर्म दिया हुआ है जिसको आप भर लीजिए। आप भर के अपना टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करके उस टाइम पे बात करेगी और डिटेल में आपसे इस बारे में बात की जा सकती है। और हाँ, लास्ट, एज ए आईपीओ इन्वेस्टर क्या करें। आईपीओ में अभी आप जब काम करते हैं तो आप सारा पैसा अपना खुद का लगाते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं या एफडी करा दें। ज़्यादा बेहतर म्यूचुअल फंड होगा, स्पेशल वोट कैटेगरी, एफओएफ वाली कैटेगरी, जिसमें लगाकर बैंक से 90% लोन ले लें। 90% लोन लेने से क्या होगा कि वो लोन पर आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी होगी। अब आपके जो आईपीओ में इनकम होगी उसमें से वो इंटरेस्ट लायबिलिटी को लेस कर देंगे, रेस्ट पर ही टैक्स लगेगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करें या बिजनेस इनकम से करें। दूसरी तरफ जो आपने म्यूचुअल फंड में, एफओएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, वो म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी जब तक कि आप बेचेंगे नहीं। पहली बात तो आप 2 साल तक बेचेंगे नहीं, और दूसरी बात 2 साल बाद में, 5 साल बाद में जब भी कभी मौका लगेगा, हो सकता है वो टैक्स लायबिलिटी भी 0 हो जाए। तो 90% पैसा जो आप को मिल जाएगा उस पर जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो तो अलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा, जबकि आप जो अर्न कर रहे हैं उस पर कोई खर्चा नहीं लगेगा। यहां आप इसको एफडी कर लेंगे तो वो फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफडी में सपोज आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है, उस पर टैक्स देना होगा, और दूसरा 9% यदि आप पर एफडी पर लोन मिलता है तो उस पर वो अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ये जो 7% इनकम पर टैक्स लग रहा हो इसको भी बचाना, तो उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड में जाना होगा, लॉन्ग टर्म में जाना होगा, लो रिस्क प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ओवरऑल ये जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं आपको कैसे लगी? यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी स्ट्रेटेजी शेयर करें तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। म्यूचुअल फंड के लिए और पीएमएस के लिए हमारी टीम से कनेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।